नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी चर्चा बहुत आसान तरीके से चल रही है कि ज्योतिष को हम कैसे सीखें और उसका कैसे जीवन में लाभ उठाएं। इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सीख पा रहे होंगे और इसका लाभ उठा पा रहे होंगे। मित्रों, हमने अध्याय 112 में मांगलिक प्रभाव के जो दोष आते हैं उनको समाप्त होने के नियमों को बताया। उसके बारे में आप समझ पाए होंगे कि मंगल इतना हानिकारक नहीं होता जितना कि बना रखा है। इस बात को आज समय ऐसा है कि इस समय उसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो मांगलिक प्रभाव की बात चल रही है। बच्चों की उम्रें वैसे ही पढ़ाई लिखाई में बड़ी हो जाती हैं, उनकी उम्रें काफ़ी बड़ी हो रही हैं, शादी में डिले हो रहा है उनके में, और उसके बाद में हम इन दोषों को लगा करके और उनकी आयु को बढ़ा रहे हो, वैवाहिक जीवन को उनके को जहाँ उन्हें सुख मिलना चाहिए वहाँ उसके कारण नहीं मिल पा रहा। केवल मात्र हमारी मानसिकता ऐसी हो गई कि हम उनको डरा डरा करके उन चीज़ों में एज के हिसाब से देखना चाहिए कि वो उनकी एज पढ़ाई लिखाई में इतनी जा रही है। मंगल उसमें कोई पाराशर ऋषि ने कहीं भी मंगल के बारे में ऐसा नहीं कहा। वो सारी चीज़ें हमने बहुत आसान तरीके से आपको बताई, ज़्यादा चर्चा उस पर नहीं करेंगे। आज सप्तम भाव के बाद आज हम अष्टम भाव पर पहुंचते हैं, और अष्टम भाव को आयु भाव कहा गया है, मृत्यु भाव कहा गया है। उसकी उम्र यदि हम देखते हैं जातक को, तो हम कहाँ से देखते हैं? अष्टम भाव से देखते हैं। लगने से उसका पराक्रम, हिम्मत और उसके रोग और उन सारी चीज़ों को हम लगन से देखते हैं। लगन से व्यक्ति के व्यक्तित्व का और उसके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, और अष्टम भाव से उसकी आयु का विचार किया जाता है। तो इसमें लगन और अष्टम भाव बहुत महत्व भूमिका निभाते हैं। तो मित्रों, आज अध्याय 113 में बहुत आसान तरीके से हम आपके सामने आज आयु के बारे में बताएंगे कि आप बहुत सरल तरीके से आप ये समझ पाओगे कि इस जातक की उम्र कितनी है, वो मध्यम आयु का है, अल्प आयु का है या दीर्घ आयु का है। बहुत आसान तरीके से ऋषि पाराशर जी ने इसकी विवेचना की है, इसका फलादेश किया है। उसके बारे में मैं नहीं कह रहा इस बात को, पाराशर ऋषि जी ने मैत्रेय जी को बताया कि मैत्रेय जी, आज मैं जातक की आयु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप सुनिए। तो पाराशर ऋषि जी ने मैत्रेय जी को बताया। ये हमारा पाराशर सिद्धांत ही चल रहा है, और पहले श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरे श्लोक जो हमने लिए हैं उनका हिंदी रूपांतर जो दिया है वो हमने आपके सामने रख दिया है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हम तो केवल आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि इनको कैसे समझा जाए और कैसे प्रत्येक भाव के बारे में, प्रत्येक ग्रह के बारे में, प्रत्येक नक्षत्र के बारे में बहुत ही आसान तरीके से पाराशर ऋषि जी ने विवेचना की है, उसका निराकरण किया है, उसके बारे में बताया है। तो हमको उससे अलग नहीं जाना चाहिए। यदि आप उससे अलग जाते हैं तो आप भटक जाएंगे। बहुत अच्छे साधारण तरह से उन्होंने सिद्धांत को बताया है। भाव भावेश कारक ये स्तंभ है, इनकी रीढ़ की हड्डी है इस ज्योतिष की, तो इनको तो भूलना ही नहीं है। किसी भी भाव का आप अध्ययन करते हैं तो भाव देखते हैं, उस भाव के भावेश को देखते हैं और उस भाव के कारक को देखते हैं। यदि वो पाप पीड़ित है या पाप ग्रहों के साथ है तो उस भाव से संबंधित फलों में हानि करते हैं। बहुत अच्छे स्पष्ट रूप से पाराशर जी ने कहा है, यदि वही भाव भावेश कारक शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों के साथ हैं, उनके ऊपर शुभ प्रभाव है, तो वो अपने भाव से संबंधित और अपने कार्यकत्व से संबंधित शुभ ही फल देते हैं। इतना आसान तरीके से इस ज्योतिष को उन्होंने बताया है। तो आज अध्याय 113 में हम आयु की बात करते हैं। उस जातक को का सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? लगन को देखना होता है कि कहीं लगन उसकी कैसी है, रोगी तो नहीं है वो, है उसके अंदर कितना पावर है, हिम्मत है, शरीर कितना उसका मजबूत है, स्वास्थ्य कैसा है उसका, तो हम लगन से विचार कर लेते हैं।
आयु के विचार के लिए हम अष्टम भाव से बात करते हैं। और अष्टम भाव की बात करें, हमने ये छोटी सी पत्रिका सी बनाई, पत्रिका ये अष्टम भाव है। हमने सप्तम भाव की बात की थी, ये अष्टम भाव है, ये सप्तम भाव था, इसकी बात हो चुकी है। तो वैसे तो हमने लगन के बारे में बता दिया था पहले ही वीडियो में, जहाँ नवांश कुंडली को बताया वहीं पर हमने लगन की चर्चा की नवांश के साथ में, फिर दूसरे की भी की। बहुत शॉर्ट में हमने यहाँ तक आपको बता दिया था, क्योंकि पंचम भाव को विस्तृत रूप में बताना था हमको, छठे भाव को विस्तृत रूप में बताना, क्योंकि रोग के बारे में हमें पढ़ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है। सप्तम भाव को हमने विस्तृत रूप में आपको, अभी तो उसमें बहुत कुछ है, यदि आप अपना अध्ययन करोगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। आज हम अष्टम भाव की बात करते हैं, तो उनको 12 भाव तक ले जाएंगे हम, और उसके बाद में फिर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, धन की बात करेंगे, इनको दोबारा से फिर और बताएंगे आपको, और पंचम भाव की बात करेंगे, क्योंकि ये भी अहम भूमिका निभाता है। भाग्य की बात करेंगे, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हम इसी तरह से। तो आज अष्टम भाव की बात करेंगे। तो पहले श्लोक में पाराशर ऋषि जी ने कहा है, दीर्घायु का बताया कि दीर्घायु व्यक्ति की कैसे होती है। तो उसमें कहा है कि यदि अष्टमेश केंद्र त्रिकोण में हो। देखिए, इन चीज़ों को भूलना नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक आपको रास्ता बता दिया कि इनको भूलना ही नहीं है। किसी भी भाव का भावेश कहाँ पहुंचा हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो वो अपने भाव के फलों को देता है। तो यही बात यहाँ कही है कि यदि अष्टमेश केंद्र त्रिकोण में हो तो वो जातक दीर्घ आयु होता है, उस जातक की दीर्घायु होती है। इस अष्टम का स्वामी, आठवें भाव का अष्टमेश, अष्टम जमा ईश, तो अष्टमेश अष्टम का स्वामी कहाँ गया हो, केंद्र में गया हो। ये केंद्र भाव है, या कहा गया हो ये त्रिकोण भाव है, इनमें गया हो तो उस जातक की क्या होती है, दीर्घ आयु होती है। अब एक आपको अनुमान मिल गया कि ये जातक दीर्घ आयु वाला है, कोई परेशानी अभी नहीं है। और परेशानियों के लिए जब हम देखेंगे भाव इस कारक को, तो वहाँ हम महसूस करेंगे। लेकिन हमें एक रास्ता मिल गया कि ये जातक की उम्र जो है दीर्घ आयु है, पूर्ण आयु वाला जातक है ये। क्यों? क्योंकि उसका अष्टमेश केंद्र में गया हो या त्रिकोण में गया हो, 5वें भाव में या 9वें भाव में, तो उसकी दीर्घ आयु बताई। दूसरे श्लोक में कहा गया है मध्यम आयु के बारे में। मध्यम आयु में क्या कहा है कि यदि अष्टमेश, वही बात, यदि अष्टमेश पर्णफल, अब पर्णफल हम आपको पढ़ा चुके हैं कि केंद्र पढ़ाया आपको, त्रिकोण पढ़ाया हमने आपको, त्रिक पढ़ाया, त्रिषडाय पढ़ाया, उसी में ये पर्णफल होता है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव, 11वां भाव, ये पर्णफल कहा जाता है, उसका नाम पर्णफल है। इस पर्णफल में यदि अष्टमेश बैठ जाए जा करके, केंद्र त्रिकोण में नहीं है तो कहाँ है वो, ये केंद्र त्रिकोण में नहीं है तो कहाँ है वो, दूसरे भाव में है, 5वें भाव में है, 8वें भाव में है, 11वें भाव में है। ये पर्णफल भाव कहे गए हैं। दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव पर्णफल भाव में गया है वो अष्टमेश, 8वें भाव का स्वामी, तो उस जातक की मध्यम आयु बताई गई है। बहुत आसान तरीके से समझ पा रहे होगे आप इसको, कहीं विचलित नहीं होना। सिद्धांत पे चलोगे तो आप बिल्कुल किसी न किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचोगे, और भटक गए तो फिर भटकाव ही होता है। तीसरी बात कही है उन्होंने, क्योंकि 3 ही भागों में बांटा गया है आयु को, दीर्घायु, मध्यम आयु और अल्प आयु। तो अब अल्प आयु की बात करते हैं। तो अल्प आयु में तीसरे पॉइंट में दिया है ऋषि ने कि यदि अष्टमेश आपोक्लिम कौन से होते हैं, तीसरा, छठा, 9वां, 12वां भाव आपोक्लिम कहा गया। कौन कौन से, मैंने इसलिए लिख भी दिए हैं, तीसरा, छठा, 9वां और 12वां। तीसरा भाव, छठा भाव, 9वां भाव और 12वां भाव।
ये भाव आपोकिलम माना जाता है, इसको आपोकिलम कहते हैं। जैसे हम त्रिषडाय कहते हैं, तिरक कहते हैं, केंद्र त्रिकोण कहते हैं, ऐसे तीसरे भाव को, छठे भाव को, नौवें भाव को और 12वें भाव को आपोकिलम कहते हैं। यदि इन भावों में ये अष्टमेश चाहे दूसरे भाव तीसरे भाव में बैठ जाए, चाहे 12वें भाव में बैठ जाए, चाहे छठे भाव में बैठ जाए, चाहे 9वें भाव में बैठ जाए, तो उस जातक की उस जातक की अल्प आयु होती है। इसमें क्या कहा है कि यदि अष्टमेश आपोकिलम भाव 3, 6, 9, 12वें भाव में बैठे हों तो उस जातक की अल्प आयु होती है। कितने आसान तरीके से आपके सामने ऋषि पाराशर जी ने रख दिया इस बात को। अब इसमें कोई विचलित होने वाली बात नहीं है। दीर्घ आयु के लिए क्या बताया उन्होंने? दीर्घ आयु के लिए बताया कि यदि अष्टमेश केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र में हो चारों भावों में, इनमें पहले में, चौथे में, 7वें में और 10वें में, या 5वें में और 9वें भाव में यदि बैठा हो तो उसकी कैसी आयु मानी जाती है? दीर्घ आयु मानी जाती है। ये गुणाभाग हम आगे लगाएंगे, उसके ऊपर शुभ प्रभाव हैं, अशुभ प्रभाव हैं, तो उनमें कमाबेशी होगी। ये अपना विवेक और तारतम्य बिठाना पड़ेगा आपको। आप शास्त्र पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप ज्योतिष सीख सकते हैं और अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। तो ये बताया क्या कि यदि केंद्र और त्रिकोण में अष्टमेश बैठ जाए तो उस जातक की दीर्घ आयु होती है। ये प्रमाणित किया उन्होंने पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा यदि अष्टमेश पड़फन में पहुंचा हो, पड़फन में कौन से होते हो? दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां भाव। दूसरा, 5वां, 8वां और 11वें भाव में यदि अष्टमेश चला जाए तो उस जातक की मध्यम आयु होती है। कितना आसान तरीका हो गया, कोई भटकने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से तीसरी बात उन्होंने अल्प आयु कही कि आपोकिलम में यदि तीसरे, छठे, 9वें और 12वें भाव में यदि ये अष्टमेश बैठा हो, तीसरे में, छठे में, 9वें और 12वें भाव में यदि ये अष्टमेश चला जाए तो उस जातक की अल्प आयु होती है। ये बहुत आसान तरीके से समझने की बात है और समझ पाए होंगे। अब आगे की बात को हम और लेते हैं जो ऋषि ने दूसरे श्लोकों में कही है। ये आपको बृहत्होरा शास्त्र में मिल जाएंगे और बहुत सारे श्लोक हैं उसमें, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है बताना वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। और उसके बाद में और आप सीखेंगे और आप समझेंगे कि और चीज़ें भी इसमें देखी जाती। अब ये कहा कि अष्टमेश पाप गिरोह के साथ हो। जैसे हम अभी बता रहे थे कि यदि वो मान लीजिए केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो उसके ऊपर पाप प्रभाव आ गए तो क्या वो दीर्घायु होगा? तो उस दीर्घायु में कुछ कमी आ जाएगी। तो हम फिर क्या कहेंगे उसको? फिर उस आयु को कम करेंगे। तो तारतम्य बिठाना पड़ेगा, विवेक से काम करना पड़ेगा। आयु के बारे में ज़्यादा एकदम सटीक नहीं बोलना चाहिए, क्यों? इसका गुणाभाग बहुत। आयुर्वेद आप पढ़ोगे, इसका पाराशर ऋषि का ही एक आयुर्वेद एक ग्रंथ है, उसको आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत रीतियाँ बताई गई हैं, बहुत विधि बताई हैं किस किस तरह से आयु को निकाला जाता है। पढ़ने को मिलेगा, आप जिज्ञासु हैं तो पढ़िए, मेहनत करिए इसके ऊपर। चौथे पॉइंट में कहा है अष्टमेश पाप गिरोहों के साथ हो तो अल्प आयु होती है उसकी। अब इसमें ये बात नहीं कही कि वो कौन से भाव में बैठा है और कौन से भाव में नहीं बैठा। तो समझने की बात ये होगी, यदि वही अष्टमेश कई पाप गिरोहों के साथ, एक के साथ नहीं बात हो रही, कई पाप गिरोहों के साथ होगा, पाप गिरोहों की बात हो रही है, तो पाप गिरोहों का मतलब कई पाप ग्रह हो गए, 2 से अधिक हो, 2 हो गए या 2 से अधिक हो गए। 5 ग्रह हैं अशुभ, उनमें से 2 हो सकते हैं और 2 से अधिक हो सकते हैं, उनके साथ हो तो उस जातक की क्या होती है? अल्प आयु होती है। समझ पाए होगे? अष्टमेश यदि पत्रिका में पाप गिरोहों के साथ बैठा हो, अर्थात 2 या 2 से अधिक पाप गिरोहों के साथ बैठा हो, हम इसको सीधा सीधा कहें तो उस जातक की अल्प आयु होती है। 5वां पॉइंट कहा है उन्होंने कि लग्नेश कई पाप गिरोहों के साथ अष्टम भाव में गया हो, अष्टम भाव में बैठा हो।
कहाँ हो वो? कौन? लग्नेश, क्योंकि लग्न तो स्वयं है जातक, तो लगन को साथ लेना तो जरूरी है। तो इसको कहा कि लग्नेश कई पाप ग्रहों के साथ, एक की बात नहीं हो रही, दो से अधिक की बात हो रही है, दो या दो से अधिक की बात हो रही है, और उसमें कोई शुभ प्रभाव भी ना होगी। ये तो नियम है ना हमारे, तो उनको तो दिमाग में, माइंड में रखना पड़ेगा। तो लग्नेश कई पाप ग्रहों के साथ अष्टम में ही हो, ये लग्नेश यहाँ बैठ जाए 8वें भाव में, और उसके लिए मंगल देख रहा हो, शनि देख रहा हो, है नहीं, और कोई देख रहा। यदि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लीजिए स्वयं वही ग्रह जो जहाँ बैठा हुआ है और वो अपने ही भाव में बैठा हुआ है, तो क्या अपने भाव की हानि करेगा? पाप ग्रह उसको देख रहे हैं तो उसकी आयु में कमी तो आएगी, वो दीर्घ आयु से हम कह रहे हैं तो उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन वो अपने घर का बैठा हुआ है तो उसकी आयु में उतनी क्षीणता नहीं आएगी। ये समझने की बात है और समझना चाहिए। जब शास्त्र पढ़ोगे तो आपको मिलेंगी ये सब बातें। अष्टम में ही बैठा हो तो उस जातक की कैसी आयु बताई? अल्प आयु। केवल पाप ग्रहों की बात हो रही है, अभी इसमें कोई बात ऐसी नहीं कही कि उसके ऊपर शुभ प्रभाव आ रहा हो, मतलब पाप ग्रहों के साथ दोनों मिला जुला प्रभाव आ रहा हो, फिर पापी के साथ बैठा हो, शुभ ग्रह का भी प्रभाव आ रहा हो उसके ऊपर, दृष्ट हो किसी से शुभ ग्रह से, तो फिर वो बात में कमी आ जाएगी और वो बात पूर्ण तरह से नहीं कही जा सकती कि वो अल्पायु नहीं होगा, फिर वो अल्पायु से ऊपर जाएगा। फिर तो ये हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो लग्नेश कई पाप ग्रहों के साथ अष्टम भाव में ही बैठ गया हो, ये लग्नेश यहाँ बैठ गया हो और पापी ग्रहों के साथ बैठा हो यहाँ, तो उसकी अल्पायु बताई गई है। तीसरी बात आगे ये पॉइंट दिए हैं, शनि और दशमेश से इसी प्रकार से विचार करना चाहिए। जिस तरह से हमने अष्टमेश से विचार किया है, शनि से भी उसी तरह से विचार करना चाहिए जो हमने बताए। यदि शनि 2, 5, 8, 12वें भाव में गया हो तो कौन सी आयु कही गई है? उसकी मध्यम आयु गई है। वो केंद्र त्रिकोण में गया हो शनि, तो शनि जिस राशि में बैठा है, शनि से बात कर रहे हो, शनि और दशमेश से इसी प्रकार के विचार करने चाहिए। अब दशमेश कौन सा है? यहाँ का स्वामी दशमेश हो गया, दशमेश को लिया गया है। क्यों लिया गया है ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दशमेश का तो कोई रोल ही नहीं होता। आयु कौन सी होती है? तीसरे भाव को देखते हैं और 8वें भाव को देखते हैं। तीसरा भाव क्या है? इस जीवन की यात्रा बताई गई है, छोटी मोटी यात्रा कहाँ से करता है ये जातक? तीसरे भाव से देखते हैं। इसी प्रकार अष्टम की जो यात्रा है, आयु की जो यात्रा है, 1, 2, 3 यहां से पड़ जाती है। समझ पा रहे होंगे इस बात को? तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? उस व्यक्ति की यात्रा देखते हैं, जीवन की यात्रा कैसी रहेगी, छोटी मोटी यात्रा यहां से करता रहेगा। ऐसे हम आयु की यात्रा हर एक भाव से ऐसे ही देखा जाता है किसी के लिए। यदि अष्टम भाव की यात्रा देखें तो तीसरा भाव यात्रा का होता है, अर्थात जीवन को आगे बढ़ाने का हो गया यहाँ से। तो 1, 2, 3 10वां भाव आ गया। ये नहीं माने हम तो दूसरी बात क्या होती है कि लगन से ये तीसरा भाव काय का कहा गया? आयु का कहा गया, क्योंकि अष्टम भाव आयु का है। भावात भावम की जो हम आपको कई बार थ्योरी बता चुके हैं, नियम बता चुके हैं कि भाव से उतने ही भाव आगे और देखना चाहिए। तो अष्टम भाव से जब हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां भाव पड़ता है तीसरा। तो यहाँ से भी आयु का विचार किया जाता है, 8वें भाव से भी विचार किया जाता है। तो 8वें विचार यहाँ से जब तीसरा भाव हो गया आयु का, तो यहाँ से आयु का तीसरा विचार करें तो तीसरा भाव 10वां पड़ गया। और यदि हम यहाँ से गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यदि हम 10वें भाव की बात करें, हम 10वें भाव की बात कर रहे हैं, तो तीसरा भाव आयु का माना गया है, 8वां भाव आयु का माना गया। तीसरा भाव क्यों माना गया कि ये 8वें से 8वां पड़ता है, इसलिए। अब यदि हम यहाँ से तीसरा भाव, तो यहाँ से तीसरा भाव देखें तो 10वां भाव पड़ेगा, 1, 2, 3। आयु से हम तीसरा भाव देखें 3, ये 10वां भाव आ गया। यहाँ से गिने हम इसको तो 8वां भाव पड़ गया। तो वो 3 और 8 का जो रेशो आ रहा है, या
तो उसी तरह से हमने यहाँ से उस व्यक्ति से भी देखा और आयु से भी देखा। किसी भी प्रकार से मान लीजिए तो 10वें भाव के बारे में भी चर्चा ऋषि ने की है, तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि 10वें भाव भी यदि पीड़ित है, भावेश भी यदि पीड़ित है, तो आयु में कहीं ना कहीं क्षीणता रहेगी, कमजोरी रहेगी, अलगापन रहेगा। चाहे वो मध्यम आयु में आए, चाहे वो दीर्घ आयु में आए, किसी भी आयु में आए, तो 10वें भाव को, भावेश को भी देखना पड़ेगा बहुत आसान तरीके से। तो यही कहा अष्टमेश शनि और दशमेश से इसी प्रकार से विचार करना चाहिए जैसे हमने अष्टमेश से विचार किया है। अब दूसरी बात, अष्टमेश शनि दशमेश केंद्र में हो तो देखिए फिर वही बात कह दी ऋषि ने, अष्टमेश, अब दशमेश को भी ले लिया उन्होंने, धीरे धीरे आगे बढ़ाया आपको, अष्टमेश दशमेश और शनि। शनि आयु का कारक है, क्योंकि यहाँ का कारक कौन होता है? शनि, इसलिए शनि को लिया है। आप कहेंगे शनि को क्यों ले लिया, शनि का तो कोई इसमें रोल नहीं, शनि यहाँ का कारक है, आयु का कारक है, जो हम कारक भाव आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए भाव भावेश कारक देखते हैं ना, तो भावेश कौन हो गया? अष्टमेश हो गया, तो अष्टमेश की बात हो गई। शनि कारक हो गया तो शनि की बात होगी। दशमेश उसकी यात्रा है, तीसरा भाव पड़ता है, तीसरे से वो अष्टम पड़ता है, इसलिए दशमेश की बात होगी। यदि ये केंद्र तीनों के तीनों यदि केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, ये केंद्र हो गया, और 5वें और 9वें भाव में यदि बैठे हों, तो उस जातक की कैसी आयु बताई? दीर्घ आयु बताई, बहुत आसान तरीके से। अब आगे और कहते हैं, ये सभी पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो, पणफण में हो, आपोकिलम में हो, है तो उसकी मध्यम आयु होती है। यदि सभी ये पाप दृष्ट हो तो उसकी अल्पायु होती है, पणफण में हो तो मध्यम आयु होती है, जो हम पहले बता चुके हैं, और आपोकिलम में हो तो उसकी अल्पायु होती है। ये हम तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर बता चुके हैं। यदि ये तीनों ही कहाँ हो? केंद्र त्रिकोण में हो। कौन कौन? अष्टमेश, शनि और दशमेश। तो क्या होगा? अष्टमेश, यहाँ का कारक शनि, और दशमेश जो भी हो, कोई भी ग्रह हो सकता है उसमें, ये नहीं है कोई, क्योंकि इन हर एक भाव में, प्रत्येक भाव में कोई सी भी राशि आ सकती है, और उस राशि का जो स्वामी होता है उस भाव का वो स्वामी माना जाता है, उसका आधिपत्य उसी के पास होता है, इसलिए कोई भी राशि हो सकती है। तो उसमें कहा अष्टमेश, शनि और दशमेश, ये यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो दीर्घायु होती है, और इनके ऊपर यदि पाप प्रभाव हो, तीनों पर, अष्टमेश पर भी, शनि पर भी और दशमेश पर भी, तो क्या कहा है? तो उनकी अल्पायु होती है। पणफण में हो, पणफण हमने बताया आपको कौन से होते हैं, 2, 5, 8 और 11वां भाव, उसमें हो ये तीनों, या इनमें से कोई दो हो, एक हो तो कुछ उसी रेशो में उतार और चढ़ाव रहेगा। तो क्या बताया उन्होंने? मध्यम आयु होती है। आपोकिलम में हो तो उनकी अल्पायु होती है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपके सामने इस बात को रखा और आप समझ पाए होंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा और आपके इससे सीख पा रहे होंगे, इससे लाभ ले पा रहे होंगे। तो आशा करता हूं मित्रों, हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हम तो उम्मीद आप लोगों से भी ये करते हैं कि आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें, सीख सकें इसको। आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइए। जब तक कमेंट्स बॉक्स में हमें नहीं बताएंगे तो हम उसके बारे में और कुछ नहीं बता पाते, कि कहीं बात रह जाती है, कोई बात नहीं समझ में आई तो हम आपको बता सकते हैं आसानी से। सब्सक्राइब कीजिए यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को लगातार देखिए, जब तक क्रम से नहीं देखेंगे तो ज्योतिष आपको नहीं समझ में। कम से कम 100 वीडियो तो हमारी देखिए। 100 वीडियो में हमने बेसिक देने की कोशिश करी। ये सब बेसिक ही चल रहा है, आगे को चल, कितना भी सीखते जाओ सब बेसिक ही है। हम चाहे उसको एडवांस का नाम दें, चाहे उसको रिसर्च का नाम दें, चाहे किसी का भी नाम दें, हम तो आज तक ही सीख रहे हैं। इतने दिन से हमें इसकी
हम इसकी तपस्या कर रहे हैं, इसका व्रत लेके बैठे हैं। तो जब तक हमारा जीवन है अब हम इस ज्योतिष को नहीं छोड़ सकते। इसको हम आगे जितना हमसे हो सकेगा आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप इसका लाभ उठाते रहिए। हमें इसी में आनंद आता है, इसी में हमें अच्छा लगता है, इसी में हमारी आत्मसंतुष्टि होती है। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।